नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बने आज 11 साल 1 दिन पूरा हो चुके हैं। 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसीलिए आज पूरे देश में बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 साल में बीजेपी ने क्या दिया देश को, क्योंकि देश ने वोट दिया, तो बीजेपी ने देशवासियों को क्या दिया, उनकी 11 साल में क्या उपलब्धियां थी, वो सब गिनवाते नजर आए। और ये तस्वीर मेरे इर्द गिर्द आपको बता देगी कि आज सुबह से कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जो शुरू हुआ वो योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रमोद सावंत तक। लेकिन केंद्र में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका कौन निभा रहा है? कांग्रेस सरकार के इन सभी दावों को कह रही है झूठे हैं। कांग्रेस क्या सवाल पूछ रही है? कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि मोदी सरकार शेयर बाजार का भट्टा बैठ गया है, बताइए। बीजेपी कह रही है हमने फ्रेजाइल 5 से देश को टॉप 5 अर्थव्यवस्था बना दिया। कांग्रेस कह रही है मोदी सरकार के 1 साल में ही देश में 52 आतंकी हमले हो गए। बीजेपी कह रही है हमने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसा पलटवार किया। कांग्रेस कह रही है देश में जमकर महंगाई बढ़ रही है। बीजेपी कह रही है महंगाई कांग्रेस के मुकाबले हमारी सरकार में कंट्रोल हमने की है और आंकड़े दे रही है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम है। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही 26,000 करोड़ का निवेश हमने किया हुआ है। पीएम मोदी की नीतियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, ये कांग्रेस कह रही है। बीजेपी जवाब दे रही है कि निवेश का नया इकोसिस्टम तैयार किया गया है। अब इन सवाल जवाब के साथ ही मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद बीजेपी का दावा आज एक कदम और आगे बढ़ चुका है। बीजेपी का कहना है कि विकास के जो काम आजादी के बाद कांग्रेस को पूरे करने थे या कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे होने थे, वो धीमी गति अगर उसने स्पीड प्राप्त की है तो वो मोदी सरकार के टाइम, यानी 70 बनाम 11 वाला मामला सामने आ गया और उसमें से कुछ साल आप डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो 11 साल में जो काम कांग्रेस की सरकारों ने इतने वर्षों में नहीं किया वो बीजेपी ने कर दिखाया। ये दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और बीजेपी गिनवा रही है स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, जीएसटी, एयर स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 हटाना, चंद्रयान 3 की लैंडिंग, राम मंदिर, ऑपरेशन सिंदूर, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे काम। इन उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये दावा कर रहे हैं कि 11 साल की उपलब्धियां इतनी हैं कि गिनाते हुए लंबा वक्त बीत जाएगा। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार ने वो सब हासिल कर लिया जिसके दम पर सियासी बहस 70 साल बनाम 11 साल की तरफ जा सके। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुरू करते हैं गूंज। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता या स्टूडियो में हमें दिखाई दे रहे हैं प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामाई साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए स्क्रीन पर। फिर आपको सत्यप्रकाश जी दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। फिर ठीक उनके बगल में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी दिखाई दे रहे हैं। आपको आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा साहब भी दिखाई दे रहे हैं और विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के लीडर और नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आमिर भाई आपसे कर रही हूँ। विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं और विपक्ष की पार्टियां ये कह रही है, कांग्रेस ने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये जो 11 साल की बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है वो सब की सब झूठ है, जबकि आंकड़ों के जरिए प्रदीप भंडारी एंड हिज पार्टी आर ट्राइंग टू शो इट टू द पीपल के देखिए भाई हमने क्या क्या हासिल कर दिया और देश को क्या क्या दे दिया, और आप इनको झूठ बता रहे हैं। अमीक साहब देखिए रूबिका लेखा साहिबा, मैं तो समझ नहीं आ रहा है मुझे कि अभी पहलगाम के बाद हमारी जिन हिंदू बहनों के सुहाग उजड़े थे, अभी उन घरों में और कानपुर के जो हमारे घर हैं, शुभम द्विवेदी का घर है, चूल्हा नहीं जल रहा है। तो ये आपको मार्केटिंग की क्या पड़ी है? हर बार आज 10 साल, आज 11 साल, 12 साल आप जुग जुग जिए,
बतौर विपक्ष हम आपके लिए ये दुआ करेंगे। हाँ। लेकिन आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि 2 करोड़ की नौकरी मिल गई, 15 लाख के वादे पूरे हो गए, आपने कहा कि सीमा की आप रक्षा करेंगे, चीन ने इनक्रोच करके हमारे भारत के भूभाग को कब्जा कर लिया, नरेंद्र मोदी की सत्ता कुछ नहीं कर पाई। क्या हमारे देश में किसानों को, किसान तो किसी पार्टी का नहीं है, आपने एमएसपी का वादा किया था, उनकी फसलों के दुगने दाम का वादा किया था, सेना में नौकरियों की बात थी तो आपने ठेके पे नौकरी कर दी अग्निवीर। हमारे सेना के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ सेना की कम हो रही है। तो अमित साहब रक्षा आप मंत्री ये जी कह के रहे सामने हैं कि हमारे 11 एयर चीफ साल मार्शल में देश ने कुछ हासिल नहीं किया है। फिर मैं आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब लेने के लिए प्रदीप भंडारी का रुख करूंगी। मतलब कोई एक चीज जो आपको लगती है इन 11 सालों में मोदी सरकार की तरफ से देश को दी गई है, समथिंग पॉजिटिव, नेगेटिव? आई एम श्योर आप विपक्ष आप जवाब देंगे। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी जो गरीब किसान मजदूर लोगों की आबादी है, 80 से 90% इस देश की जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनके हालत बदहाल हैं। ये सरकार पूरे 11 साल में इस देश के पूंजीपतियों के लिए 24 घंटे उनकी सेवा में उनको दौलत कमाया, उनको माल कमाया, उनको नेगेटिव पॉइंट पूरा। मैं कह रही हूँ अमित भाई, कोई एक चीज जो उन्होंने अच्छी की हो इस देश के लिए इन 11 सालों में, जस्ट वन थिंग अगर आपको दिखाए। बहुत अच्छी हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीरें करी हैं, मैं बहुत उसकी तारीफ करता हूँ। गजब की तकरीरें और वादे। क्या बात, 11 साल में और कुछ नहीं, बहुत आला तकरीरें हैं, मतलब इसका कॉम्पिलेशन बन सकता है। अच्छा ठीक है, बस तकरीरें आपको पसंद आई और कुछ भी नहीं। प्रदीप भंडारी। रूबिका लियाकत जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मतलब होता है असंभव को संभव करना और सपनों को हकीकत में बदलना। एक एक करके मैं जवाब दूंगा और फिक्शन और फैक्ट्स के बीच में जनता तय करेगी। 228% वृद्धि हुई है एमएसपी में किसानों को। 10 साल में यूपीए ने 7 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए थे, हमने 23 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हजारों साल से नहीं हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर हुई थी। सालों साल तक बोगीबिल ब्रिज नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो लंबित था। असम के अंदर बोगीबिल ब्रिज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर जो है उसका लोकार्पण हुआ। चेनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसका लोकार्पण किया और इसको शुरू करा। ये देखिए महंगाई दर, यूपीए के समय में 10%, 12%, 11%, 9%, हमारे तरफ में हिस्टोरिक सिर्फ और सिर्फ 3.5 से 4%। इससे गरीब का फायदा। ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकियों को मारा और मेड इन चाइना ड्रोन्स को निस्तानबूद करा और पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के गए। 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला, 4 करोड़ से ज्यादा के घर बनाए, 15 करोड़ से ज्यादा के टैप वाटर दिए, जो रशिया की पॉपुलेशन से ज्यादा है। आप सब इतना गिना रहे हैं, अमित भाई कह रहे हैं अलावा तकरीर के और कुछ भी नहीं। वो तो कर नहीं सकते ना। उन देखिए वो लोग ना जनता के बीच में है, ना पढ़ लिख के आते हैं, तो जो पढ़ते नहीं ना जनता के बीच में नहीं रहते, वो सिर्फ ड्रामा कर सकते हैं। और 30 सेकंड जामाई साहब, देन आई मूव अहेड। हां देखिए, तुम्हारी फाइलों में प्रदीप भंडारी साहब, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। अच्छा, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में पटल पे बोला कि कुंभ में 37 लोग मारे गए। आपको मालूम है ये आंकड़े आज एक देश दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान ने बताया कि 82 लोगों के सबूत गवाह के साथ 82 हिंदू श्रद्धालुओं को बेरहमी से मार दिया गया। और आप जानते हैं जो लोग जिम्मेदार थे उनको बड़े बड़े ओहदे पे फायज किया गया। आपने कंपनसेशन, कैश कंपनसेशन दिया। कैश कंपनसेशन कहां से होता है? 82 हिंदू श्रद्धालुओं की हत्या की जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी 11 साल कैसे मना रहे हो? ऑल राइट, ठीक है प्रदीप भंडारी, छोटी सी बात 11 साल क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? एक तथ्य आपके शो में जो नंबर आप पूरी दुनिया देखती है नहीं बता पाए, पर जिस रिपोर्ट को वो कोट कर रहे हैं वो फेक रिपोर्ट है। उसी पब्लिकेशन ने 2012 में ब्रिटेन के पूर्व पीएम मार्गरेट थैचर से निधन की झूठी खबर पे अपोलोजाइज किया था। उसी अखबार, उसी पोर्टल ने 2014 के अंदर ब्रिटेन के डेविड कैमरन के झूठे वीडियो के लिए अपोलोजाइज करा था। उसी ने 2019 में फर्जी वीडियो फुटेज दिखाकर सीरिया में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था, बाद में माफी मांगी थी। उसी फर्जी पोर्टल ने 2020 के अंदर एक फर्जी व्यक्ति का इंटरव्यू बता के बाद में माफी मांगी थी। तो हमेशा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को कोट करो जिसमें पाकिस्तान ज्यादा है, ये समाजवादी पार्टी। ऐसी फर्जी रिपोर्टों को कोट करो, ये समाजवादी पार्टी, क्योंकि आपका दिल पाकिस्तान में है।
आपका दिल हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं है, भंडारी, ये है दिक्कत अमीक भाई। एक तथ्य नहीं बता सकते आप पूरे शो में, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, जिसमें आप हमसे बेहतर थे। हम गरीबों के बीच में रहने वाले हैं, आप गुंडों के बीच में रहने वाले हैं। क्या बीबीसी पे कार्रवाई करोगे अगर ये रिपोर्ट फेक है? अरे रिपोर्ट जो है वो सब कुछ होगा, पहले भी कार्रवाई हुई है, घबराओ मत। अभी 11 साल पे बताओ ना, 11 साल पे गगन क्यों नहीं निकल रहा, एक तथ्य नहीं निकल रहे। ओके ठीक है, आप दोनों से मैंने बात कर ली, आप दोनों की बात भी करवा दी। अब हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, 4 इनफैक्ट, और ये पैनल देखिए इसीलिए आपके सामने रखा है कि 11 सालों में एक कह रहा है हमने बहुत कुछ किया, दूसरा कह रहा है अरे कहां किया, कुछ ही नहीं किया है। संजीव झा जी आपको आम आदमी पार्टी के दिखाई दे रहे हैं। संजीव भाई, आजकल बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इस वाली साइड आएंगे कि उस वाली साइड आएंगे। मतलब आप इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे कि आप इंडिया गठबंधन के साथियों को ही आड़े हाथों ले लेंगे। तो अभी आप बताइए कि कहां से शुरू कर रहे हैं और कहां जाकर खत्म होने वाले हैं। संजीव भाई देखिए, हम देश के साथ खड़े हैं, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं, उनकी समस्याओं के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि अभी जो उपलब्धि की बात हो रही है कि 11 साल में क्या उपलब्धि हुई, अब याद कीजिए 2014 में प्रधानमंत्री जब आए थे तो बड़े बड़े नारे दिए थे कि सबका साथ सबका विकास। 140 करोड़ लोगों ने साथ तो दिया, लेकिन विकास केवल अदानी जैसे व्यापारियों का हुआ। उन्होंने कहा था टीम इंडिया। देखिए, पूरे 11 साल में आप देखिए, टीम इंडिया का मतलब ये होता है कि जिस प्रदेश में जिस सरकार को चुनी उसके साथ मिलकर के देश को आगे बढ़ाना। लेकिन पूरे 11 साल प्रधानमंत्री जी ने जितने अपोजिशन की सरकार थी उनको जेल भेजना, उनको क्रश करना, उनको खत्म करना, उनको वित्तीय सहायता नहीं देना, यानी टीम इंडिया की बात करके टीम इंडिया को कमजोर करने की साजिश प्रधानमंत्री जी ने किया। 2014 में उन्होंने कहा था कि हम इस देश की जीडीपी को डबल डिजिट में ले जाएंगे। आज 6% पे जीडीपी घूम रही है, और ऐसे ऐसे फैसले उन्होंने लिए जिसके कारण चलती हुई इकोनॉमी रुक गई। याद कीजिए डीमोनेटाइजेशन का परिणाम ये हुआ कि अच्छी खासी चलती अर्थव्यवस्था रुक गया। उन्होंने कहा था ब्लैक मनी रुक जाएगा, ब्लैक मनी बढ़ गया। आज सबसे ज्यादा नकली नोट 500 रुपए की है, इनका ही डेटा कह रहा है कि 37% नकली नोट है 500 रुपए के। तो जो आप कह रहे थे वो तो नहीं हुआ, नुकसान तो सबके सामने था। जीएसटी का पहले प्रधानमंत्री विरोध करते थे और आते ही जीएसटी इंप्लीमेंट किया, और ऐसे इंप्लीमेंट किया कि एसएमई और एमएसएमई धराशायी हो गया, खत्म हो गया, छोटे छोटे व्यापार लोग खत्म हो गए। नौकरी की हालात ये थी कि आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज इस देश में है। प्रधानमंत्री उपलब्धि की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट अभी देश में है। मतलब इससे शर्मनाक और क्या हो सकती है कि विश्व में 200 यूनिवर्सिटी की लिस्ट आई, उसमें इंडिया का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आज 90 लाख हॉस्पिटल्स बेड की जरूरत है, वो नहीं है। आज एक बात बताइए आप, किस देश से लाखों बच्चे जाते हैं विदेश पढ़ने के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, यहाँ आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाए। तो 11 साल में इस देश अच्छी खासी चलती हुई अर्थव्यवस्था को रोकने का काम, जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको खत्म करने का काम, मतलब पूरी दुनिया में आपको दिखाई दे रहा है इस मसले को लेकर विकट संकट है। 5 सेकंड। और हम फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमी बन जाते हैं और आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था डामाडोल है। 3 सेकंड रुबिका जी। नहीं, आप एक बात बताइए, इस टॉप 5 इकोनॉमी, फिर एक और रिसर्च कर लीजिए कि इस टॉप 5 में आज देखिए लगभग 70% जो रिसोर्स है वो 5% के पास है। अगर मान लीजिए इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अगर 2 ट्रिलियन अदानी के पास ही रहेगा और 4 ट्रिलियन देश के 700 व्यापारियों के पास 4 ट्रिलियन, ये कैसे इकोनॉमी? ठीक है, उसमें हमारे बिहार का कोई गांव तो नहीं दिख रहा है। आप ये कह रहे हैं दिल्ली की कि झुग्गी 100 तो नहीं रुपए, दिख मान रही लीजिए है। 100 रुपए पूरे हिंदुस्तान के पास है, उसमें से 80 अगर उद्योगपतियों के पास है और 20 बाकी सब में बट रहा है। 5 सेकंड में इनकी सवाल का जवाब दे दीजिए। इन्होंने बोला जीडीपी डबल होनी चाहिए थी, रुबिका जी यही बोला ना इन्होंने। हुई है भाई, 2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी थी जब हमारे पास थी, 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी 10 साल में हुई है। तो संजीव भाई थोड़ा पढ़ो, आम आदमी कार्यकर्ताओं के अलावा जनता में घूमो। पर कैपिटा इनकम भी डबल हुई है, 5,000 यूएस डॉलर हुआ करता था, 10,000 यूएस डॉलर हो चुका है। ये खुद ही फेक न्यूज पकड़े गए। इन्होंने आपके शो पे बोला ना जीडीपी डबल होनी चाहिए, हुई
मैं आपको कहूंगा, भेजूंगा, थोड़ा पढ़ो, नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल बेरोजगार हो चुके हैं दिल्ली से और राहुल गांधी मैं देश से जवाब बेरोजगार दूंगा, हो चुके हैं, इसीलिए जवाब बेरोजगारी देने दिख रही दीजिएगा। है। ओके झा साहब, ओनली 30 सेकंड सर। बस देखिए, यही प्रॉब्लम है बीजेपी की प्रवक्ता की। हमने कहा कि डबल डिजिट ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे। अरे ग्रोथ में और डबल होने में दोनों में फर्क है भाई। थोड़े से पढ़ लिख के समझ, पूरे देश देख रहा है आपको। आपने कहा था कि डबल डिजिट में ग्रोथ रेट होगा, आप 6% ग्रोथ रेट बताइए। नहीं है, ग्रोथ रेट डबल करके कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, जीडीपी डबल कॉन्सेप्ट होता है, ग्रोथ रेट फास्टेस्ट कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी में। संजीव भाई, देश को गुमराह करते हैं आप। आज लोग भूखे हैं, लोगों की रोटी नहीं मिल रही है, और आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं, अब कि हमने एक सेकंड, गरीबी से आप निकाल दिया, पता है क्या, फिर कह रहे हो आज कि हम मैं ये 80 सोच लाख कर आई लोगों थी को सर, अनाज दे रहे हैं कि तो आप समझ ही दोनों नहीं आ रहा। अपने अपने आंकड़े रखेंगे, क्योंकि दो दुनिया है ना, मतलब दो जगह है, दो अपने अपने स्टैंड्स हैं। एक कह रहा है 11 साल में देश में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आंकड़े दिखा रही है, कह रही है हमने जो कर दिखाया वो 70 सालों में इन्होंने क्यों नहीं करके दिखाया, और जो गति हमने पकड़ी वो गति क्यों नहीं पकड़ पाए हैं। सत्य प्रकाश जी भी यहाँ पर मौजूद है। सत्य प्रकाश जी, मैं रूबिका जी, मजाज का एक शेर है, मजाज किसको मैं समझाऊं कामयाबी क्या है, कोई क्या समझे कि कामयाबी मोहब्बत भी उनके लिए कामयाब। और एक जो हमने फासला तय किया है 11 साल का, उसमें मंजिलें थी, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। अमित जमई साहब, आप तो लगाए होंगे वैक्सीन कोविड का, या नहीं लगाया? किसने दिया था वो? आपको तकरीर बहुत पसंद है मोदी जी। एक वेलफेयर स्टेट का प्रधानमंत्री, अमित जमई, मैं आपके बीच नहीं बोल रहा था, बाद में जवाब दीजिएगा। इस देश में जब कोविड नाम का हमला आया तो इस देश के प्रधानमंत्री ने एक नीति लाई कि पूरे देश को वैक्सीनेशन फ्री में दिया जाएगा। आपने लगाया अमित जमई या नहीं लगाया? सवाल पहला। सवाल दूसरा अमित जमई जी, कि क्या इस देश में 11 साल पहले आपने कभी सुना था कि देश आत्मनिर्भर बन सकता है, विकसित हो सकता है? पैरालिटिक इकोनॉमी से हम आत्मनिर्भरता की तरफ इकोनॉमी में पहुंचे। मेक इन इंडिया कभी सुना था आपने कि क्या हम बना सकते हैं कुछ? ये देश खड़ा हुआ अपने दोनों टांगों पर चट्टान की तरह और भारत की तरह ललकारा दुनिया में और चांद पर जाकर तिरंगा लहराया। क्या अमित जमई आपको यह दिखा नहीं? क्या बिल्कुल नहीं दिखा? क्या उनको नहीं दिखा जो संजीव झा कह रहे थे कि लोग भूखे मर रहे हैं? वेलफेयर स्टेट के नाम पर 80 करोड़ लोगों को राशन देना इस प्रधानमंत्री की नीति और नीयत का फैसला था। क्या संजीव झा आपको नहीं दिखा? ये आपने कोविड के समय, संजीव झा जी, आपकी सरकार ने दिल्ली में राशन बांटने को रोका, हाई कोर्ट ने कहा बांटा जाएगा, फिर बटा। क्या आपको यह वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट नहीं दिखा? भारत पहली बार समाज के हर हिस्से, समाज के हर वर्ग, सबका साथ और सबके विकास के प्रति पहली बार खड़ा हुआ। शौचालय गांव के ग्रामीण लोगों को दिया गया। क्या आपको नहीं दिखा कि बिहार सरकार की एक योजना घर घर नल का जल को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया और पूरे देश में इसको लागू किया? क्या ये आपको नहीं दिखा? आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जनता द्वारा सत्ता से धकियाए हुए लोगों को बार बार ये नहीं दिखता, क्योंकि आपका मकसद है सिर्फ सत्ता पे काबिज होना और इटावा और सेफई में जाकर के बॉलीवुड का कार्यक्रम करना। आपको नहीं दिखेगा। मैं मानता हूं कि मोदी सरकार ने इस देश को 11 साल में दुनिया में आगे बढ़ाया है और इतिहास स्वर्णाक्षरों में इस काल को लिखेगा। ओके, सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं आपको नहीं दिखेगा। मुझे आपके सर पे चश्मा दिखाई दे रहा है, वो दूर का है कि नजदीक का है मुझे नहीं पता, एक बार लगाइए, हो सकता है आप जो सत्य प्रकाश जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो दिख जाए आपको। वो कहीं ना बाहर दूर का है ना पास का है। देखिए, दूर के लोग थे ना, महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ, पहली बार परेड को किसी महिला ने लीड किया। सत्य प्रकाश जी, अभी आमिर भाई कहेंगे कि आपकी तकरीर भी उनको बड़ी पसंद आई है, एक बार सुन तो लीजिए वो जो कह रहे हैं। बोलिए अमित जी। देखिए सत्य प्रकाश जी, मैं रूबिका लियाकत साहिबा के प्रोग्राम में आज आपसे रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, हमको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, हम ये देख रहे हैं कि आपकी जदयू पार्टी इस चुनाव में कहां दफन होने वाली है। छोड़िए महाराज, आप हमारी चिंता मत करिए, आप दफन हो चुके हैं, इसकी बहुत खुशी है। नीतीश जी को बचा लीजिए। आप इस भ्रम में मत पड़िए। अभी तक प्रदीप भंडारी नहीं बोल सकते इस लोकसभा चुनाव में पूरे देश में एनडीए का स्ट्राइक रेट सबसे तगड़ा बिहार में रहा। अरे बिहार खाता नहीं खोल पाए वहां। बिहार के स्पेशल पैकेज का क्या हुआ? अरे स्पेशल पैकेज मिल गया, बिहार के स्पेशल पैकेज का क्या हुआ? आपको कहां गया? क्या करें हम? 5 फैक्ट्री का नाम बताओ, 5 फैक्ट्री का नाम बताओ जो नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को दिया हो। 5 फैक्ट्री का नाम बताओ, 2 विश्वविद्यालयों का नाम बताओ, 1 मिनट रुकिए, 2 विश्वविद्यालय का नाम बताओ। अब आप फंसेंगे बहुत, मुझे नहीं बताओ, रूबिका लियाकत साहिबा को बताओ। अरे पहले आपको बोलने दो ना, समाजवादी पार्टी के पहले बात सुनिए।
मखाना बोर्ड समाजवादी बात बोलने पार्टी दो। के नाना ने नहीं पहले बनाया, बात बोलने दो। पीरपैंती में नया एनटीपीसी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने नहीं बनाया। अरे और समाजवादियों बेगूसराय को गाली बरौनी मत में दो। दोबारा थलमर उसको समाजवादियों की ही रोटी खा रहे हो बैठकर। आपकी पार्टी ने नहीं बनाया। और मोतिहारी में समाजवादियों सेंट्रल की ही यूनिवर्सिटी आपकी पार्टी ने नहीं बनाया। आंदोलन की दरभंगा रोटी खा एम्स के आपकी पार्टी ने नहीं बनाया। समाजवादियों को ये गाली मत भारतीय दो। जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने बिहार के समग्र विकास के लिए स्पेशल पैकेज दिया। इसमें एनटीपीसी है, हाईवेज है, बाढ़ राहत कार्यक्रम है, मखाना बोर्ड है। समझ में आता नहीं, आ जाते डिबेट करने, झूठ बोलने का तरीका Alright, दो और मेहमान। मैंने कहा कि झूठी बात मैंने कह कहा के दोनों जनता रुकिए। ने आपको ओके। दबाया है, आगे भी धकियाएगी। ओके ओके एक सौ आपने फैक्ट्री पूछा। बता दूंगा प्रकाश जी ने मैं। मुझे बोलने नहीं दिया। ओके अमिक भाई प्लीज 20 मुझे सेकंड्स, बोलने मेरे नहीं दो दिया। और मेहमान है ना भाई, अभी अभी दो लोग और इंतजार कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी चढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मेरा सत्यप्रकाश जी आपसे ये कहना है, नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का हर राष्ट्रीय प्रवक्ता क्यों नहीं बोलता है? पार्टी बचा लो। मैंने कहा 5 प्रोजेक्ट बताओ जो नरेंद्र, अरे सुनो यार, सुनो पहले आप 5 फैक्ट्री का नाम बताओ जो नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को दिया हो, जो बिहार के लोगों का दिया हो। अद्भुत। ये बताओ वही कि तो। 65% जो आरक्षण की सीमा है, दिखता ही नहीं है। 65% जो आरक्षण की सीमा है, बिहार के लोगों को क्यों नहीं लागू हुआ बिहार के अंदर, बताओ। ऑल राइट, ठीक है। अब ये सवाल का जवाब मैं लूं उससे पहले दो और मेहमान, विवेक श्रीवास्तव भी यहाँ पर हैं और हर्षवर्धन जी भी। हर्षवर्धन जी, सुना आपने, ये कहा गया कि भाई कुछ भी नहीं हुआ है। संजीव झा जी ने ये बता दिया कि क्या क्या वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। अमीक भाई तो आपने देखा बर्ड्स आई व्यू से वो बाकायदा नुक्ते तक भी पकड़ के लाए कि बिहार में बताइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आज देश की जनता जब यहाँ बैठी है, इस डिबेट को देख रही है, तो वो ये जानना और समझना चाहेगी परिवर्तन कहाँ आया, कितना आया, किस लेवल पर। एक बार जब आपको मिल जाता है ना, जैसे 5 लाख रुपए अगर मिल रहे हैं आपको इलाज के लिए, तो अब जब मिल गए हैं तो उस बात का एहसास नहीं हो पाता कि इससे पहले नहीं मिला करता था। या फिर स्वच्छ भारत अभियान हो या वो टॉयलेट्स हो, आयुष्मान भारत की मैं बात कर रही हूँ सर। बहुत सी ऐसी चीज है जब आपके पास आ जाती है तो आपको ये लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। यूपीआई अब आराम से हम लोग ऐसे ऐसे करके और भेज देते। किसी ने सोचा था सपने में? मुझे याद है पी चिदम्बरम जी वहां खड़े रहकर उन्होंने सदन में कहा था कि क्या सब्जी वाली बेचने वाली जो महिला है वो इससे पैसा ले पाएगी। और आज देखिए आप, कसम से एक समोसे के लिए आपको यहां से पेमेंट करना पड़ रहा है। उपलब्धि, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि, लेकिन इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट। हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, एक तो ये कि बड़ा अच्छा लगा कि बात ठीक से हो रही है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा कि आज भी विपक्षी नेता हैं वो 11 साल की मोदी सरकार पर बात करते हुए बिहार चले गए। अब तथ्य के तौर पर लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि जब बजट आया था तो विपक्ष ने एक आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी के ऊपर कि ये बिहार का बजट है या देश का बजट है। अब पता नहीं अमीक जामेई पढ़ते लिखते हैं या नहीं, ये सब या भूल जाते हैं जल्दी, स्मृति लोप के शिकार हैं। मैं फिर कह रहा हूं जल्दी से खोज लीजिए कि क्या आपकी पार्टी ने सब आरोप लगाया था और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया था। नंबर 1। अब 3 बातें सिर्फ मैं कहूंगा। देखिए, सरकारी योजनाओं पर सरकार बात कर रही है, प्रवक्ता बता रहे हैं। मुझे 3 बड़े डिफरेंस क्या दिखते हैं इन 11 सालों में, वो बताना जरूरी है। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि नरेंद्र मोदी बड़े निर्मम शासक हैं, बहुत निर्मम है। कितने निर्मम है उसका अनुमान लगाइए कि बार बार गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी सब कहा जाता रहा, लेकिन भारत की ये ऐसी सरकार है जिसमें, रूबिका जी आपने जो शो का नाम दिया है कि 70 साल बनाम 11, या कह लीजिए जो अब तक है उसमें 11 या और, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन तीनों हमारे महान नेताओं के, पूर्व प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में जो भारत में जो गरीब थे वो 50% के ऊपर थे। यानी देश में 100 लोग रहते थे तो 50 गरीबी में थे। बावजूद इसके कि गरीबी हटाओ नारा वो इंदिरा जी खूब दी, लेकिन 50 के नीचे नहीं ला पाए। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 5% के आसपास है। लेकिन ये आंकड़ा तब और आपको बेहतर सुनकर लगेगा कि ये 5% 4 पॉइंट समथिंग शहरों में और लगभग इसी के आसपास गांव में। यानी इस 11 वर्ष में भारत के गांव और शहर के लोगों की बुनियादी सुविधाएं एक जैसी हो गई। नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि इस देश में जैसे गरीब घटे वैसे ही अमीरी के मौके बढ़ गए। अब उनको दुनिया के दूसरे देश में नहीं जाना है। हमारे संजीव जी कह रहे हैं, आप प्लीज, क्या ये सबके जहन में बैठा हुआ, अब तो व्हाट्सएप के जरिए ना सब बहुत जल्दी फैलता है कि इस देश में ये जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था कही जा रही है वो इसलिए है क्योंकि ज्यादातर पैसा, ज्यादातर वेल्थ कुछ % लोगों के पास पहुंच गई, बाकी सब के सब जो है
गरीब हैं। देखिए, अब ये मुश्किल तो हमेशा है। अरविंद जी को थोड़ा सा अवसर मिला तो शीश महल बना लिया था उन्होंने। अब आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता कहाँ उतना बना पाता? मत दिखाइए कि वो शर्मा जाए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जैसा व्हाइट हाउस तो किसी नेता को उत्तर प्रदेश में नहीं। ये मुश्किल है, होना चाहिए, सबका एक बराबर होना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि ऐसा कोई सिद्धांत दुनिया में लागू नहीं होता है। जिस कम्युनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करने वाले चाइना में भी वहां अमीर होंगे, गरीब होंगे, लेकिन गरीब कम हो, ये मूल सिद्धांत होना चाहिए। हमारा मिडिल क्लास का साइज बहुत बड़ा हुआ है। अब इसको मैं एक आंकड़ा, चलिए आपने कह दिया तो ये भी मैं बता देता हूं। 26-27 हजार पे सेंसेक्स हुआ करता था, आज 82-83 हजार पर सेंसेक्स है। सेंसेक्स में कंपनियां बड़ी लिस्ट होती हैं, निवेश छोटा आदमी करता है, जिसपे हम आप भी रोते हैं ना कि इतने लाख करोड़ निवेशकों के चले गए, तो कितने लाख करोड़ जुड़े होंगे 26 हजार से यहां तक में, ये समझिए। और एक लाइन आखिरी जोड़ता हूं, आपने जो यूपीआई वाला कहा कि वो छोटा है, छोटा नहीं है। हम अपना कोविन पोर्टल बना लेते हैं, हम अपना जो यूपीआई है सिर्फ यूपीआई भर नहीं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भर नहीं, सैटेलाइट मिशन भर नहीं, और अभी जब हमने मारा है ना, जब वो पिटाई की है पाकिस्तान की, तो हमारा नाविक सैटेलाइट काम कर रहा था। एकदम पश्चिम गूगल और बंगाल की उसको पता ही सरकार नहीं की चला। तरह मत की है। लेटर जारी किया, उसमें ऑपरेशन सिंदूर नहीं बोला है। आप भी उससे बच रहे हैं, क्यों बच रहे हैं? कहिए ना ऑपरेशन सिंदूर। नहीं, वो तो ऑपरेशन सिंदूर ही है। ये तो तो वो उसमें उससे कोई- मत बचिए। मैं तो ये कह रहा हूं पाकिस्तान को पीटा जैसे। हाँ, अच्छा वो लेटर भी लेकर आ गए हैं। लेफ्ट के हमारे लीडर विवेक श्रीवास्तव, बेसब्री से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी, अब मुझे ये बता दीजिए, 11 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। आपकी आवाज बुलंद हुई है इन 11 सालों में, अभी मुझे नहीं सुनाई पड़ रही है। जी देखिए, मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं होता कि कोई भी सरकार कंट्रीब्यूट ना करे, सभी सरकारें कंट्रीब्यूट करती हैं। एक ब्यूरोक्रेसी है, मंत्रिमंडल है, लोग हैं, संस्थाएं हैं इस मुल्क में जो काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन डिबेट इस विषय पे होती है हमेशा कि किस दिशा में हम इकोनॉमी को ले जा रहे हैं, किस दिशा में वेलफेयर पॉलिसीज जा रही हैं, किस दिशा में फॉरेन पॉलिसी जा रही है। और यहाँ पे ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में एक डिस्कशन चलता है, डिबेट चलता है, जिससे फाइनली ऑपोजिशन का एक काम है प्रश्न उठाना। और अगर कोई दिशा हमें लग रहा है कि देश गलत जा रहा है तो हम तो बोलेंगे उस चीज को। वेलफेयर स्कीम का अच्छी बात है, सभी ने करी है। वाजपेयी जी विपक्षी पार्टी के थे, लेकिन बहुत सी बातों में हम उनसे सहमत थे, बहुत से कार्यप्रणाली में हम उनको एक अच्छा स्टेट्समैन मानते थे। इस सरकार के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए जेडीयू पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ये तो बदल देते हैं अपना स्टैंड। आज गीत गा रहे हैं मोदी साहब का, उसके पहले जब हमारी तरफ थे तो हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। और जहां तक हर्षवर्धन जी है, देखिए आप डाइवर्ट मत करिए कि अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करते हैं तो आप उसका उत्तर देने के बजाय शीश महल पे चले जाते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इस मुल्क की एक समस्या है और मोदी साहब की सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, लेट्स कम टू इंडिया, वी आर टॉकिंग ऑफ इंडिया, लेट्स नॉट डाइवर्ट। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हमारा नहीं, आप सुनिए, नहीं, डोंट ट्राई टू, नो सर, आपकी पॉलिसी जो है, मैं कह रहा हूं सर आप जोड़ लीजिए ना कि पूरी दुनिया की ये समस्या है, मुश्किल है। पूरी दुनिया में 100% एफडीआई भी नहीं है ना सर। पूरी दुनिया के अंदर सिंगापुर में एफडीआई नहीं है, गल्फ कंट्रीज में एफडीआई नहीं है। खोल के दिखा दीजिए ना आप एक बिजनेस दुबई के अंदर, आप सिंगापुर में बिजनेस शुरू करके दिखाइए। किस मुल्क के अंदर 100% एफडीआई है? अमेरिका में करिए, आपने किया है ना 100%। अच्छा, वो छोड़ दीजिए, आप वो छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए चीन में डिस्पैरिटी है कि नहीं है? नहीं, हाउ इज दैट इंपॉर्टेंट? हाउ इज दैट इंपॉर्टेंट टू इंडिया? For you it is आपकी important, पॉलिसी, no? आपकी पॉलिसी Communism is all about, what is communism about? आप तो स्टूडेंट है ना कम्युनिज्म में। एब्सोल्युटली, जहां से शुरू हुआ कम्युनिज्म, वहां अगर वो डिस्पैरिटी खत्म नहीं हो पाई है तो आप यहाँ कहाँ आ रहे हैं? पहले गिरबान में जाके है ना। ये आपको लग रहा है ऐसा? नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा कंट्री भी अमेरिका को आंख दिखा सकता है, ये कम्युनिज्म की स्ट्रेंथ। ये कम्युनिज्म है, ये कम्युनिज्म है, अरे रुबिका जी, रोकिए। ये कम्युनिज्म है। कहाँ जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? कोरिया बनाना चाह रहे हैं। यही है, वामपंथी का यही विचार है। ये एक्सपोज हो गया आज शो पे। ये भारत को Can I speak? ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। एक सेकंड में, नहीं प्रदीप जी, एक बार आखिर में वो आए हैं, मैं चाहती हूँ पहले वो अपनी बात कह दे, जब सबसे आखिर में बोले, लेट हिम जस्ट स्पीक। बीच में मेरे कुछ एक सवाल आ जाते हैं। Absolutely, I mean you can ask me सवाल anything. पूछने इसीलिए लाजिम South Korean economy, लेकिन नॉर्थ South Korean कोरिया को capital- आप एक किंग जोंग उन, Yeah, why not? Why not? माल भी इनका दूसरी अमेरिकन तरफ हो गया। प्रोपेगेंडा के तहत में आकर के आप हर एक को बुरा डिक्टेटर कह देंगे, लेकिन साउथ कोरिया के रीसेंट इलेक्शन में इसी महीने जो सरकार आई है वो नॉर्थ कोरियन पॉलिसी से इंप्रेस होकर के लेफ्ट की पार्टीज की सरकार सियोल में आ चुकी है। ये भी मैं आपको बता देता अभी हूं। कहा हाउ डज दैट मैटर? अभी पहुंच गए आप वहां पर। बिकॉज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इज अ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। और हमने जो इकोनॉमी, आप सुनिए,
मोदी साहब की का हर बिल जो मोदी साहब लाते हैं, चाहे फार्मर्स बिल हो, 4 लेबर कोड हो, सीएए एनआरसी हो, वो पहले लाते हैं और कहते हैं साहब ये तुम्हारे लिए अच्छा है, और उसके बाद इनकी मशीनरी लोगों को समझाने को उतरती है कैसे अच्छा है। 4 लेबर कोड में हायर एंड फायर है, हम उसके खिलाफ है। 2019 से इंप्लीमेंटेशन नहीं होने दिया हमने। और जिस आम आदमी पार्टी को आप लोग यहाँ पे पोस्ट रहे हैं, मिस्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी, दिल्ली के अंदर लेफ्ट के प्रेशर की वजह से एक कॉमन हेल्पर जो फैक्ट्री में काम करता है, मिनिमम वेजेस 18,000 के ऊपर है। ये आम आदमी पार्टी की एक उपलब्धि जरूर है। और बॉर्डर क्रॉस करते हैं नोएडा गाजियाबाद में तो 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए में एक गरीब मजदूर कैसे जीता है? ओके विवेक जी ओके, अब इसका जवाब प्रदीप भंडारी। मेरा गंभीर ऐतराज है। अच्छा, हम लोग भारत जैसे महान लोकतंत्र में 11 सालों की लगातार तीसरी बार की सरकार पर बात कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव ने बहुत गंदी हरकत की है कि एक डिक्टेटर कंट्री, दुनिया में जो बदनाम देश है, उसको बीच में घसीट कर ले। ये गलत। आप लोकतांत्रिक देशों से तुलना कीजिए, लोकतांत्रिक देशों की तरह बात कीजिए, ये तरीका ही गलत। आप किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया को लेकर आएंगे। भारत की किसी भी बहस में शर्मसार करने वाला है, आप इससे बचिए। साउथ कोरिया में इलेक्शन नहीं होते हैं। अब साउथ कोरिया भी खराब लगता है, वहां लेफ्ट की सरकार है। श्रीलंका खराब लगेगा, वहां कम्युनिस्टों की सरकार है। नेपाल खराब लगेगा, वहां कम्युनिस्टों की सरकार है। जोड़ना चाहता हूं विवेक, एक लाइन आपको एनलाइटन करेगा। मजदूरों में आपको खराब लगेगा। विवेक श्रीवास्तव जी, आप एक गंभीर चिंतक हैं, एक लाइन आपको एनलाइटन करेगा। संविधान सभा की डिबेट पढ़िए, और अंबेडकर साहब ने भारत के लोकतंत्र को और इसके सेकुलरिज्म को पूरी दुनिया से अलग डिफाइन किया है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा उस डिबेट में कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र बनेगा क्योंकि इसकी लोकतांत्रिक पद्धति इनके वैदिक इतिहास में भी थी, और सेकुलरिज्म की जो वेस्टर्न डेफिनेशन है उससे भारत अलग रहेगा। ये उनका मत था। आप पढ़ते नहीं है, अंबेडकर को मानते नहीं है, पहुंच जाते हैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चीन, और भारत की मिट्टी से कुछ संबंध नहीं है। भारत की मिट्टी का लोकतंत्र दुनिया में गर्व से कह रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है, आपको पता नहीं है। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, एक सेकंड। मैं एक बहुत बड़ी आपत्ति इस बात पे करना चाहता हूं, पर मैं अचंभित नहीं हूं, क्योंकि यही लेफ्ट की पार्टीज है जो नक्सलियों को सपोर्ट करती आई है। और जब नक्सलियों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा और आज नक्सली 120 डिस्ट्रिक्ट से कम होके 30 से कम डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं, विवेक श्रीवास्तव की पार्टी एक लेटर लेके आई थी कि ये किलिंग्स रुकनी चाहिए। ये एंटी पुअर पार्टी है, क्योंकि नक्सली मारते गरीब आदिवासियों को है। और ये वही पार्टी है जो यहां पे तो बात करेगी आदिवासी आदिवासी, और यहां जाकर जिस इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लोग गाली देते हैं, उसी विजिगाम पोर्ट के अंदर इन्हीं के लेफ्ट के नेता जो साथ में आके इनॉग्रेशन करने की बात करते हैं। ये है इनके दोहरे मापदंड। ये बैठेंगे 5 स्टार होटल में, गरीब को गरीब रखेंगे। ये घूमेंगे बड़ी गाड़ियों में, गरीब को गरीब रखेंगे। ये जाएंगे बड़ी बड़ी बुकेट में, गरीब को गरीब रखेंगे। और ये बात करेंगे डेमोक्रेसी की, पर अंदर से ये असली डिक्टेटर है। ये असली सच्चाई है। मारी छापी मैसेकर जैसे को ये लोग जस्टिफाई करते हैं। अगर आपके शो पे नक्सलियों के खिलाफ एक शब्द बोलते जो मारे गए तो मार जाओ, मैं इनकी नीति नहीं है देश के हित में। ओके विवेक श्रीवास्तव, 20 सेकंड। आपकी तरफ से अक्यूजिंग ऑफ व्हाट सर? क्या आप लोगों ने लेटर नहीं दिया है कि ये लोग सरेंडर करना चाह रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस इनको मार गिरा रही है? नहीं, अब आप देखिए, I'll just say one thing. ये गलत है बिल्कुल प्रदीप। आप सरकार के प्रतिनिधि एक तरीके से, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है। Instead of telling us what is good about the Modi government, आप कांग्रेस को एंटी नेशनल कह देते हैं, चाइनीज एजेंट कह देते हैं, आप वो चाइनीज एजेंट कह देते हैं, नॉर्थ कोरियन एजेंट कह देते हैं। आप भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, आप भी मेड इन चाइना। सारे बुरे हैं तो वन पार्टी सिस्टम ले और बीजेपी का, एक पार्टी सिस्टम ले और बीजेपी का। वी सपोर्ट द नेहरूवियन इकोनॉमी, दूसरी पार्टी तो नहीं होती। अगर कम्युनिस्ट देश में शासन में होती ना विवेक श्रीवास्तव, तो दूसरी पार्टी तो आप नहीं आने देते। हम तो और चाहिए 1000 पार्टी आए, लोकतंत्र और सर। आप सुनिए सर, आप सुनिए सर, सुनिए सर। नहीं, आप नेहरू और फिर कहेंगे कि प्रदीप भंडारी लेकर गए हैं नेहरू, फिर आप कहेंगे बीजेपी लेकर जाती है। मैं नहीं जा रही हूँ। ये लेटर जो नक्सलियों को मारा गया उसको बोला एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ठीक है सर। अब मैं विवेक श्रीवास्तव रुकिए। अब जब डिबेट में कुछ मिनट बचे हैं तो मैं एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आप तीनों से और 6 के 6 यहाँ जो मौजूद है इन सब से पूछ लेना चाहती हूँ। और 3 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शुरुआत आपसे कर रही हूँ। विवेक जी रुकिए। अमीक भाई, सब मैं प्लीज बहुत ईमानदारी से, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप लोग ये कह रहे हैं कि इन 11 सालों में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तकरीर ऑन अ लाइटर नोट इस ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अमीक भाई एक देश के सिटीजन होने के नाते
11 साल में मोदी सरकार की कोई एक उपलब्धि, और दूसरा जो आपको लगता है कि सबसे वर्स्ट चीज हो गई है, मतलब सबसे अच्छी सबसे खराब। आपसे भी यही सवाल है संजीव भाई, आपसे भी यही सवाल है, और विवेक जी आपसे, आप अपना बेस्ट और वर्स्ट बता दीजिए। अब वर्स्ट तो आप गिना देंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बेस्ट ऑल्सो। अमीक भाई, लेट्स बिगिन। नहीं देखिए, मैं विपक्ष जो बैठता है, विपक्ष नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने के लिए जो उन्होंने किया नहीं हो, तो वो हमारा काम तो है नहीं। हमारा काम है उनको रास्ता दिखाना। ठीक है, हमारा काम ठीक है है अमीक भाई, आप मत बताइए, पर हुआ है कि नहीं, हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं, मत बताइए कि ये बहुत बढ़िया काम किया। नहीं, मैं देखिए आप हमारी समाजवादी नीति तो समझेंगे ना। समाजवादियों का हमेशा दो बातों पे सबसे ज्यादा जोर रहा 2014 से, कि हमारे देश में किसानों की हालात कैसे हैं, उनके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने लड़ाई लड़ी। हमारे देश में युवाओं का भविष्य क्या है। अमेरिका में जिस छात्र की फोटो आ रही है, मेरे ख्याल से आपको, हमको, सबको तकलीफ हो रही होगी कि एक छात्र के साथ अमेरिका में कैसा व्यवहार हुआ। भारत में छात्रों का क्या भविष्य है। कोई विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय बनाए, 70% टीचर्स नहीं है हमारे देश के सरकारी विश्वविद्यालयों में। युवाओं के पास नौकरियां नहीं है। हम गजब की अमीरी, कुछ भी गजब की अमीरी, अजब की गरीबी, इतना बड़ा झूठ। हम पढ़ सवाल के आओ करेंगे यार, इसके कुछ तो ऊपर। पढ़ो अमीक भाई। अमेरिका हमें कंटिन्यूअस हैरास कर रहा है, ये समाजवाद लेकिन है। नरेंद्र मोदी की सरकार घुटने टेक एक तथ्य के नहीं दिया जूते अमीर भाई ने। चाटने में लगी हुई है। हम समाजवादी तथ्य पार्टी नहीं। आपको कंफर्ट करने नहीं आए। ना, ना, वी आर हमको नॉट नहीं हियर टू चाहिए आपका कंफर्ट यू। मार्गदर्शन। अगर आपका मार्गदर्शन We're मिलेगा not तो here to विपक्ष comfort का आदमी you. बैठेगा। ओके, ही इज सेइंग ही इज नॉट हियर टू कंफर्ट यू। नहीं, हमें कंफर्ट नहीं। आपको बताऊं, एक लाइन में चेंज किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत माता का तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय कह के चेनाब ब्रिज को भारत करते के हैं। उस छात्र एक राहुल के गांधी की बारे में 10 साल में फोटो रुबिका फोर्सेस लेखा के जी साथ का भी दिखा दिल दो, खराब हुआ कहते हुए होगा। भारत माता की जय तो मान जाऊंगा। लीडर बताओ ना, ऑपोजिशन है, बताओ, ओपन भारत का चैलेंज वो रुबिका जो जी आपसे छात्र भी मैं है, कह रहा हूं। राहुल विदेश गांधी की विभाग 10 साल ने में एक फोटो दिखा दो क्या कुछ कहा है फोर्सेस के उसके साथ ऊपर? में भारत माता की जय बोलते हुए। चैलेंज। मैं आपसे ये कह रहा हूं, भारत का जो छात्र अमेरिका में जिस तरह से उसके साथ बर्ताव हुआ है, काउंसिलेट का कुछ ट्वीट पढ़ बोलोगे? लो, काउंसिलेट विदेश विभाग कुछ बोलेगा? मैटर को ट्रिविलाइज मत करो, उसमें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, 10 साल में एक फोटो राहुल गांधी जी की दिखा दो फोर्सेस के साथ में। शुभम द्विवेदी के परिवार से अभी तक मिलने अखिलेश यादव नहीं गए और बोला था हमारा कोई कार्यकर्ता मिलेगा क्योंकि हमारे निजी संबंध नहीं और आप हमें देशभक्ति सिखाएंगे। ऑलराइट संजीव झा जी, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ और फिर यहाँ जवाब लेंगे सत्यप्रकाश जी से। ओके विवेक जी, आई एम कमिंग टू यू। देखिए, मुझे ये लगता है रुबिका जी कि दो तरह की चीज़ें हैं। आप मान लीजिए टीवी में एंकर हैं और एंकर की नौकरी में अच्छे कमा रहे हैं, सरकार का योगदान नहीं है, वो आपकी काबिलियत और आपकी योग्यता है। सरकार के निर्णय से आखिर देश में क्या फायदा हुआ? आप अगर देश में शिक्षा अच्छा कर दिए होते तो हो सकता है कि लोगों को नौकरी मिलती और नौकरी का अवसर क्रिएट कर दिए, तो वो आपने नहीं किया। अल्लाह का आज शुक्र जब है। ये सरकार इनकी बनी संजीव जी, थी, thank ये God। इन्होंने कहा था कि हाँ। 6% एक मिनट 6% जीडीपी का हम खर्चा करेंगे। हाँ। खर्चा कितना क्या है? 0.44%। आज इंजीनियरिंग करके डेटा ये कह रहा है कि 86% लोग बेरोजगार हैं। 60% MBA करके लोग बेरोजगार हैं। आपने नौकरी का अवसर क्रिएट नहीं किए। आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हम, और आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है क्योंकि आपने निर्णय खराब लिया। तो मुझे ये लगता है पर कि ये जहां सोच जहां क्या सरकार है? को संजीव निर्णय जी, लेने के बाद ये देश को सोच फायदा क्या होना था, है? वो नहीं हो क्योंकि पाया। संजीव जी, आप जो बातें बता रहे हैं और जो कोट कर रहे हैं, उसमें यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज है। वो कह रहे हैं मैं इसे गलत साबित कर सकता हूँ, इट्स अ फेक न्यूज। सीएमआई का डेटा देख लीजिए, हम जो भी सीएमआई का डेटा देख लीजिए, मैं डेटा का सोर्स भेज देता हूं। दिखाओ कहां लिखा है 85 नहीं, दिखाओ, चैलेंज कर रहा हूं, कहां लिखा है 85% लोग बेरोजगार हैं? देख लीजिए, मैं खोलो डेटा, क्योंकि समय कम है। मैं हर वर्ग में झूठ बोलते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब के शीर्ष महल में चले गए। देश के बेरोजगार, आ रही देश के सत्यप्रकाश जी, बेरोजगार आ रही, नौजवान आ सुन रही, रहे हैं। हाँ। और मैं कहता हूं कि अगर इन्होंने रोजगार दिया हो तो नौजवान वोट दे देना इनको, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो वोट नहीं करना चाहिए। तो वोट करना नहीं दिया हो वोट नहीं करना, समझ आ जाएगी। तब तो फिर आ जाते हैं हिंदू मुसलमान। ये वोट के आधार पर अगर रिपोर्ट कार्ड तय होता है कि डिस्टिंक्शन है या नहीं है, तो फिर इस लिहाज से तो ये यहाँ तीसरी मर्तबा बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक ही साल हुआ है ना, और 18 से अधिक राज्यों में बीजेपी और उसके और सोचिए आप एक चुनाव वो आदमी नहीं हारा है अभी तक। एक चुनाव, इफ दैट इज द रिपोर्ट कार्ड, दैट मींस एक चुनाव ना हारना क्या बताता है? ऑलराइट सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आऊं, पहले विवेक श्रीवास्तव।
30 सेकंड। देखिए मैं आई थिंक माय प्राइम मिनिस्टर वो बहुत अच्छे ओरेटर हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई है एंड फ्रॉम व्हाट जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 11 सालों में, फिजिकली फिट आदमी है। दीज आर सम वेरी गुड क्वालिटीज ऑफ एटलीस्ट द प्राइम मिनिस्टर व्हिच आई फील। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये ग्लैमर और ये जो स्ट्रेंथ है उनका, ये उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में ठीक से अप्लाई नहीं किया। ही वेंट टू द रॉन्ग कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूनाइटेड नेशन एंड द यूरोपियन कंट्रीज जो हमारे साथ कभी नहीं खड़े हुए। तो मेरी उनसे ये अपील है एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर से, आपके चैनल से, that starts talking to the right Okay, powers. all right, सत्यप्रकाश जी, आखिरी रूबिका जी, 15 रूबिका सेकंड आपके और जी, 15 ये मैं बहस समाजवाद के सिद्धांत और कम्युनिस्ट के सिद्धांत खिलाफ हमारे किया, मैं उसी से उदाहरण देना। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब इस देश में बनी तो जनता का सरकार के प्रति और उसकी नीतियों के प्रति इसलिए भरोसा ज्यादा बढ़ा क्योंकि सरकार ने सबसे पहला काम किया जन धन खाता। जिन गरीबों को कभी खाता तक खोलने की इजाजत इस देश में नहीं थी, करोड़ों लोगों ने खाता खोला और उसमें पैसे आए। सरकार का विश्वास किसानों में बढ़ा क्योंकि सरकार ने किसानों के प्रति एक योजना लाकर सीधे उनके खाते में पैसे भेजे। सत्यप्रकाश जी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि आप कितने पॉइंट्स यहाँ डिबेट में बना लीजिए, जमीन पर किसको जिता रही है जनता वही असली हकदार होता है जीत का भी, और ये बताता है कि ये उसका रिपोर्ट कार्ड है। और बिहार चुनाव अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो फिर उसी से कनेक्ट करके देख लेंगे।